अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में खुश आमदीद। आज फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PDM और उनके हवारियों को रगड़ा लगाकर रख दिया। फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कल की हुई ऐवान की कार्रवाई के बारे में बताया और ये भी बताया कि जैसे ही इलेक्शन का नाम लेते हैं PDM हुकूमत और निगरान हुकूमत और उनके हवारियों को मिर्चें लग जाती हैं। तो इसी बारे फवाद चौधरी बात करते हुए बताया कि ये जो निगरान हुकूमत है वो 22 अप्रैल को ख़त्म हो रही है। उसके बाद ये एक गैर आइनी हुकूमत होगी और अगर 22 अप्रैल से एक दिन भी ऊपर जिस वज़ीर आला ने या उसके वज़ीर ने कोई भी कार्रवाई की या कोई किसी चेक पर दस्तखत किए तो वो गैर आइनी होंगे और इन सब पर आर्टिकल 6 लगेगा। तो इस बारे में फवाद चौधरी ने बात करते हुए जो कुछ भी बताया, पहले हम उस वीडियो को देखते हैं और बाद में हम बात करते हैं। उसकी जो नुमाइंदगी हो रही है इस वक्त, उसकी वजह से पाकिस्तान के तमाम बहरानों की सिर्फ एक वजह है और वो वजह यह है कि ये हुकूमत पाकिस्तान के आइन पर अमल नहीं कर रही। आज जो मुआशी सूरत हाल जिसका हमें सामना है कि पाकिस्तान में पहली बार फूड रॉयट्स हो रहे हैं। 20 से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में आटा लेने की कतारों में लग के अपनी ज़िंदगी खो बैठे हैं। और ये जो बहरान है, मिलें बंद हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, 8 लाख से ज़्यादा नौजवान पाकिस्तान से बाहर चला गया है। ये जो तमाम बहरान हैं ये एक नुक्ते पे आके इकट्ठे होते हैं और वो नुक्ता है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ना होना। और इलेक्शन ना होने की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बेरोजगार हो रहे हैं, 8 लाख से ज़्यादा नौजवान पाकिस्तान से बाहर चला गया है। ये जो तमाम बहरान हैं ये एक नुक्ते पे आके इकट्ठे होते हैं और वो नुक्ता है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ना होना। और इलेक्शन ना होने की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है और अब एक बहुत बड़ा आइनी बहरान ये हुकूमत जो है वो पैदा कर रही है। इस आइनी बहरान के कई जाविये। सबसे पहले तो हमारा आइन 2 बुनियादी पिलर्स के ऊपर खड़ा है। पहला हमारे आइन का जो सतून है वो ये है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, यानी जो पाकिस्तान के अंदर जो इक़्तिदार आला है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, क्योंकि हमने इस्लाम के नाम के ऊपर ये मुल्क हासिल किया। और उसका जो दूसरा पिलर है, उसका जो दूसरा सतून है वो ये है चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान विल एक्सरसाइज दिस अथॉरिटी अंडर द लिमिटेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय अल्लाह ऑलमाइटी। अल्लाह ताला ने जो हदूद मुतय्यन की हैं उसके अंदर रहते हुए पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे ये हक़ इस्तेमाल करेंगे। हमारा आइन इसके अलावा कोई पोजीशन इन्विज़िज ही नहीं करता, तसव्वुर ही नहीं करता। हमारे आइन के सिर्फ ये तसव्वुर है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत मुंतखब लोग करेंगे और अगर ये हिस्सा निकाल दिया जाए आइन से तो पूरी रियासत नीचे गिर जाती है, पूरा आइन नीचे गिर जाता है। और ये बुनियादी मसला है जो ये हुकूमत करना चाहती है। ये इस मुल्क में अवाम से राइट ऑफ वोट छीनना चाहते हैं, वोट का हक ही छीन लेना चाहते हैं। पहले इन्होंने हमारे जो मुआशी हकूक़ सलब किए, फिर इन्होंने हमारे पॉलिटिकल राइट्स सलब किए और अब एक जो हमारा बुनियादी हक है कि हम अपने हुक्मरान मुंतखब करेंगे, ये अब हमसे वो हक भी छीन लेना चाहते हैं। पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को हर सूरत में 90 दिनों में इलेक्शन होने थे। इस हुकूमत ने इलेक्शन नहीं करवाए। एक निगरान हुकूमत लगाई गई है। निगरान हुकूमत में पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी निगरान हुकूमत 90 दिनों के लिए लगती है। इससे ज़्यादा हमारा आइन तसव्वुर ही नहीं करता निगरान हुकूमत का। लिहाजा पंजाब के केस में 22 अप्रैल को और खैबर पख्तूनख्वा के केस में तकरीबन 1 हफ्ते के उसके बाद यानी को 27-28 अप्रैल को निगरान हुकूमतें शेल सीज टू एग्जिस्ट, ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा हमारे आइन में कोई जवाब नहीं, क्योंकि आइन समझता है 90 दिनों में हर हालत में मुंतखब लोगों को
आप जो है वो इक़्तिदार दें। लिहाजा ये जो वज़रा बैठे हुए हैं, जो नामज़द हुए हैं, और बहुत से उन्हें तो कहा जा रहा है कि वजारतें ख़रीदी हैं। पंजाब में तो बड़ा सिंपल एलिगेशन है वज़ीरों के ऊपर कि यहाँ पे तो वजारतें ख़रीदी गई हैं बाकायदा। ये लोग 22 अप्रैल के बाद कोई चेक साइन नहीं कर सकेंगे, ये लोग कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हुक्म जारी नहीं कर सकेंगे, और इसका मतलब ये होगा कि ये हुकूमतें स्टैंड स्टिल हो जाएंगी, और जो कोई करेगा वो अपने रिस्क के ऊपर करेगा। चौधरी एतजाज़ अहसन साहब जैसे जो जयद कानूनदान हैं, और उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर जजेस हैं, वो इसके ऊपर वाज़े हैं। वो कहते हैं कि अगर 22 अप्रैल के बाद किसी वज़ीर ने कोई कागज़ साइन किया, अपने ऑफिस गए, उन्होंने कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज की, तो वो अपने आप को आर्टिकल 6 को लायबल करेंगे। ये वो इतना ही बड़ा जुर्म करेंगे जितना मुल्क में मार्शल लॉ लगाना है। मार्शल लॉ लगाना सीधा सीधा आर्टिकल 6 है, और ये जो लोग हैं वो जो अगर वो जाके ये करेंगे, वो भी सीधा सीधा आर्टिकल 6 को हिट करेंगे। सो आज मैंने ये कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस अरसाल करें, और नई निगरान हुकूमतों के लिए मुशावरत का आगाज़ किया जाए, क्योंकि ये हुकूमतें अप्रैल एंड के बाद दे विल सीज टू एग्जिस्ट, और पंजाब हुकूमत 22 अप्रैल के बाद दे विल सीज टू एग्जिस्ट। सो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आज पार्लिमान ने एक मज़हका खेज़ करारदाद मंजूर की है। इस हफ्ते में अगर आप मैं जो हमारे इस्लामाबाद में दोस्त हैं जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हैं, पार्लियामेंट को कवर करते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि कम्प्रिहेंसिव चार्ट हमारे सामने लेके आएँ। इस हफ्ते में जो 10 सेशन या जितने 10 दिनों में जितने इजलास हुए, उनमें कितने अरकान असम्बली ने शिरकत की। कल के इजलास में 4 लोग शामिल थे, उससे पहले एक दिन इजलास हुआ उसमें 8 लोग शामिल थे। आज जो रेजोल्यूशन पास हुई है ये आपके सामने है, वो 42 लोगों ने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं। ये जो ऐवान है ये 372 का ऐवान है। 372 में से 42 लोगों ने ये रेजोल्यूशन जो है वो पास की है। अब आप मुझे बताइए, ये जो 42 लोग हैं, इससे ये एक सीक्वेंस है, ये एक हमें बुनियादी तौर के ऊपर ये जो कर रही है हुकूमत, ये क्या कर रही है? हुकूमत बताना चाहती है जी हम आप सुप्रीम कोर्ट जो मर्ज़ी कर ले, हम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं हैं, पाकिस्तान के अवाम जो मर्ज़ी कर ले, हम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं हैं, चूँकि हम जुल्म और जबर के साथ पाकिस्तान में हुकूमत कर सकते हैं, लिहाजा हम हुकूमत करते रहेंगे। बुनियादी झगड़ा तो हुकूमत से यही है हमारा, और तो कोई झगड़ा नहीं। अब देखिए इन्होंने क्या किया। सबसे पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर लॉ मिनिस्टर ने और अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ किया। उस एतराज़ के बाद ये कैबिनेट में लेके आए। कैबिनेट के अंदर इन्होंने एक जो है वो प्रोक्लेमेशन जारी की, एलामिया जारी किया। उस एलामिया में उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मुस्तरद करते हैं। आज से पहले कभी किसी कैबिनेट ने इस कदर गैर जिम्मेदाराना, इस कदर सिडिशियस और इस कदर अहमकाना एलामिया जारी नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान का आइन एक सेपरेशन ऑफ पावर्स की यानी तकसीम इख्तियारात के फार्मूले के ऊपर कायम है। तकसीम इख्तियारात का फार्मूला क्या है? पार्लियामेंट का एक अपना इख्तियार है, एग्जीक्यूटिव का अपना इख्तियार है और अदलिया का अपना इख्तियार है, और तीनों ऑर्गन्स जो हैं वो एक दूसरे को के जो मामलात हैं उनमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। हमारे आइन का आर्टिकल 68 भी यही कहता है कि आप फ़ौज के ऊपर और जजेस के कंडक्ट के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। अच्छा, अब जब इन्होंने ये रेजोल्यूशन वहाँ पे एलामिया जारी किया, एलामिया के बाद मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने कहा कि ये वज़रा जिन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको मुस्तरद करते हैं, वो आर्टिकल 204, आर्टिकल 190 और आर्टिकल 2A पाकिस्तान के आइन की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं और इन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी में हुए हैं।
तो हमने कहा कि जी आप हमें नाम दे दें कि कौन कौन से वज़ीर थे जो कि इस एलामिया जारी करने में शामिल थे। सारे वज़ीरों ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम तो शामिल ही नहीं थे। जिन वज़ीरों से हमने उनके ऑफिस से रब्ता किया, उनसे पूछा कि भाईजान आपके नाम से एलामिया जारी हुआ है, आप हमें बताएं आपने ये एलामिया जारी किया है। और बिलावल भुट्टो के ऑफिस ने कहा जी वो तो उन्होंने तो मीटिंग अटेंड नहीं की। इसी तरह से जो शहरी रहमान है उन्होंने कहा हमने मीटिंग ही अटेंड नहीं की, हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है एलामिया से। सो सारे वज़ीर भाग गए। फिर आज फ़ारूक हबीब ने सेक्रेटरी कैबिनेट को ये ख़त लिखा है और उनसे ये पूछा है कि जनाब आप बताइए कि उस वक़्त जो इजलास था उसमें कितने वज़रा शामिल हुए थे, ये एजेंडा जो है वो किस नंबर के ऊपर था, और आप हमें आके बताएं कि ये इसको साइन किसने किया था। इससे पहले इन्होंने क्या किया, इससे पहले ये नेशनल असम्बली में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाने से 2 दिन पहले इन्होंने एक एलामिया और जारी किया जिसमें इन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ऊपर अदम एतमाद किया है और हम बाइकआउट कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और चीफ जस्टिस साहब ने शुरू में ये कहा कि जनाब आप ज़रा अटॉर्नी जनरल साहब मैं तो खबरें पढ़ रहा हूँ, आप बाइकआउट कर रहे हैं, तो आप कैसे अभी आर्गूमेंट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं बाइकआउट किया। और जो हुकूमत है उसने तरले मिन्नतें करके अपने आर्गूमेंट्स दोबारा सुप्रीम कोर्ट में किए। उसके बाद जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की बारी आई, नून लीग के वकील थे अकरम शेख साहब, पीपल्स पार्टी के फारूक नायक साहब और JUI के कामरान मुर्तज़ा, तीनों ने कहा कि जनाब हम आर्गूमेंट करना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप ज़रा एलामिया अपना पढ़ लें जो जारी किया गया मीडिया को। इन सब ने वहाँ पे कहा जी ये मीडिया की मिस रिपोर्टिंग है, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं, ये तो मीडिया कही जा रहा है, हमने तो नहीं बाइकआउट किया और हम तो जनाब ये प्रोसीडिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो उसके ऊपर कोर्ट ने कहा देखें आप लोगों ने एक बाकायदा एलामिया जारी किया है जो हर जगह छपा है, या तो आप लोग वापस जाएं और अपने क्लाइंट से पूछें कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है या नहीं है, और अगर एतमाद है तो आप उसकी तरफ से आर्गूमेंट कर सकते हैं ना, अगर उसको एतमाद ही नहीं है तो आप ज़ाती हैसियत में आपका बड़ा हमारा एहतराम है तो, लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे तो फिर हम आपको कैसे सुनेंगे। और आज जो तकरीरें हो रही हैं कि जी हमें तो सुना नहीं गया और फलाने को नहीं सुना गया, बुनियादी तौर के ऊपर मुझे यूँ लगता है कि एक तो पूरी इसमें तो मुझे कोई शक ही नहीं है कि मरियम नवाज़ ने एक जाल बछाया है, जिस तरह से जरदारी साहब ने पहले एक जाल बछाया था जिसके ज़रिए उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई। दोस्तों आपने देखा कि फवाद चौधरी ने किस तरह PDM को रगड़ा लगाया और किस तरह उनके तमाम अज़ाइम को फाश किया, और दूसरा ये भी बताया कि ये जो कैबिनेट डिवीज़न है उन्होंने जो ये अलामिया जारी किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म को नहीं मानते और उसको मुस्तरद करते हैं, उसके बारे में भी इजहार ख्याल किया। उम्मीद है आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को देखते रहें।